हेलो बच्चों, आज मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ बायोट-सेवर्ट लॉ। ठीक है बच्चों, ये जो लॉ दिया गया है ये किस लिए यूज होता है, तो सबसे पहले बात करते हैं। दिस लॉ इज यूज टू कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड due to any current element ठीक है बच्चों, ये जो लॉ दिया गया है किस लिए दिया गया है? करंट एलिमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना चाहते हैं। ठीक है, तो फटाफट क्या करते हैं, कोई भी आप एक पीस ऑफ वायर ले सकते हैं। फाइनाइट पीस ऑफ वायर मैं ट्रीट कर रहा हूँ। जैसे सपोज करो मेरे पास एक पीस ऑफ वायर है कुछ ऐसा। ठीक है, ये वायर है बच्चों, ऐसा नहीं समझेंगे कि वायर का शेप ऐसा क्यों किया है। मैं एक स्ट्रेट वायर भी ले लेता हूं यहां पर। ठीक, इस वायर में फ्लो हो रही है करंट, जिस करंट का नाम मैं रख देता हूं आई। इस वायर में फ्लो हो रही है करंट जिसका नाम मैं रख देता हूं आई। बच्चों मैंने देखो यहां पर ना वायर बनाया है एज पर जैसा आपके बुक में बना रहता है, और ये मैंने जानबूझकर एक स्ट्रेट वायर यहां पर बनाया है। ठीक है, दोनों वायर में क्या हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा है। थोड़ा सा रिकॉल करते हैं, जब हम लोग ऑस्टर्ड का एक्सपेरिमेंट पढ़ रहे थे तो वहां पर हम लोगों ने ये सीखा था कि अगर मेरे पास कोई भी कंडक्टर है और इसमें करंट फ्लो हो रही है तो उसके चारों तरफ बन जाता है मैग्नेटिक फील्ड। उसके चारों तरफ क्या बन जाता है, मैग्नेटिक फील्ड। और वो मैग्नेटिक कैसे रहते हैं, इन द फॉर्म ऑफ कंसेंट्रिक सर्कल्स। ठीक, तो ये तो बात हो गई पुरानी, जब हम लोगों ने पढ़ा था। दैट इज किसी भी कंडक्टर में अगर करंट फ्लो होगा तो उसके चारों तरफ क्या आएगा, मैग्नेटिक फील्ड आएगा। अब लेट करो कि मुझे किसी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड चाहिए। सपोज करो मुझे इस पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड चाहिए। ये पॉइंट है जिसका नाम है P, इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड चाहिए। तो निकाला कैसे जाए, तो उसको निकालने के लिए हम लोग यूज करते हैं बायोट-सेवर्ट लॉ। ठीक, अब इस लॉ के हिसाब से क्या क्या बताया गया, तो उन्होंने ये बोला कि सबसे पहले आप इस वायर में, या ये जो आपने वायर है इस वायर में एक छोटा सा एलिमेंट सेलेक्ट करिए। तो एलिमेंट सेलेक्ट कर लिया गया। लेट करो कि यहां पर मैंने एक छोटा सा एलिमेंट सेलेक्ट किया है जिस एलिमेंट का नाम है DL। जिस एलिमेंट का नाम क्या है, DL। एंड इसमें करंट कितना जा रहा है, I। तो इसको मिलाकर क्या बन जाएगा, करंट एलिमेंट। तो मैं ऐसा लिख देता हूं करंट एलिमेंट। और करंट एलिमेंट क्या है, दैट इज I। कितना करंट जा रहा है, I किस में जा रहा है, DL में। तो ये क्या हो गया, करंट एलिमेंट। एंड दिस इज व्हाट, इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी। ये कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। अब कहा यह गया कि लेट करो कि आपको इससे किसी पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड चाहिए। सपोज करो यहां पर एक पॉइंट P है जहां पर आपको मैग्नेटिक फील्ड चाहिए। यहां पर स्ट्रेट वायर है और यहां पर वायर थोड़ा मुड़ा हुआ है, जानबूझकर ऐसा किया गया है ताकि आपको एक छोटी सी क्लैरिटी मिले। ठीक है, अब यहां से क्या है, सबसे पहले इस करंट एलिमेंट का डायरेक्शन डिफाइन करते हैं। तो करंट एलिमेंट का डायरेक्शन हम लोग बच्चों ऐसे डिफाइन करेंगे, वो हमेशा होगा दैट इज टैंजेंट ऑन दिस। इस पर क्या ड्रॉ किया जाएगा, टैंजेंट। और डायरेक्शन उसकी होगी किस तरफ, जिधर करंट जाना चाहती है। तो करंट किधर जा रही, इधर। तो इसकी डायरेक्शन है ये रही, यानी ये मैंने बना दिया है दिस इज DL वेक्टर डायरेक्शन। ये किसकी डायरेक्शन है, DL वेक्टर की डायरेक्शन है। अब सपोज करो आपके पास ये जो पॉइंट P है इसका पोजीशन वेक्टर है यहां से कितना, इट्स R। इसका पोजीशन वेक्टर कितना है, दैट इज R। और ये इस DL वेक्टर से कुछ एंगल बनाता है, इस एंगल का नाम है थीटा। DL वेक्टर से एंगल बनाता है, उस एंगल का क्या नाम है, थीटा। तो आपको क्या बोला गया, अब ध्यान से समझते चलेंगे। यहां पर आने वाला मैग्नेटिक फील्ड, इस P पॉइंट पर आने वाला मैग्नेटिक फील्ड, जैसे यहां पर P पॉइंट है तो इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड जितना आएगा, तो सबसे पहली बात हम लोगों ने सेलेक्ट किया है यहां पर कोई भी करंट एलिमेंट। जैसा मैंने वहां पर किया सेम ऐसे ही कर देता हूं। यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस क्या है, ये है R वेक्टर। ठीक, DL वेक्टर का डायरेक्शन किधर होगा, इधर की तरफ होगा।
दोनों के बीच का एंगल कितना हम लोगों ने लिया है, थीटा लिया है। यहां पर तो ऑलरेडी दिख रहा है 90 ना। चलो अभी कैलकुलेशन करके देखते हैं। तो बायोट-सेवर्ट लॉ के हिसाब से क्या बताया गया कि ये जो इस पर आने वाला मैग्नेटिक फील्ड है, अभी करंट एलिमेंट कैसा है, छोटा सा एलिमेंट है, तो छोटू सा मैग्नेटिक फील्ड आएगा। तो वो मैग्नेटिक फील्ड जो आएगा उसका नाम रखा जाएगा डीबी, छोटू सा मैग्नेटिक फील्ड डीबी, दैट इज प्रोपोर्शनल टू करंट फ्लोइंग इन इट, जो भी करंट फ्लो हो रही है इसमें, करेक्ट। फिर ये डीबी जो है यानी मैग्नेटिक फील्ड, ये प्रोपोर्शनल है इस करंट, ये जो आपका एलिमेंट है इसकी लेंथ पर, यानी डीएल पर, करेक्ट। फिर ये जो आपके पास मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है ये प्रोपोर्शनल होता है 1/r² के, यानी इट फॉलोज इनवर्स स्क्वायर लॉ, करेक्ट। एंड ये dB जो होगा ये हमेशा हमेशा कैसा, परपेंडिकुलर टू दिस dl वेक्टर एंड r वेक्टर। ये पोजीशन वेक्टर और dl वेक्टर के हमेशा कैसा होगा, परपेंडिकुलर, करेक्ट। जैसे ये दोनों के दोनों वेक्टर्स हैं और इन दोनों के बीच का एंगल है थीटा, तो हम लोग आम तौर पर ऐसा लिख देते हैं दिस dB इज प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा। दैट रिप्रेजेंट्स व्हाट, ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, ये बताएगा कि इन दोनों के परपेंडिकुलर हमें क्या मिलेगा, मैग्नेटिक फील्ड, करेक्ट। कोई गड़बड़ तो नहीं करेंगे, समझ पाए कायदे से। अब इन सभी को अगर हम मर्ज कर दें तो मर्ज करने से क्या मिल जाएगा, तो मैं मर्ज करके यहां पर लिखता हूं, तो आपके पास आ जाएगा दैट इज dB इज प्रोपोर्शनल टू I/dl sin थीटा अपॉन r², करेक्ट। अब इस प्रोपोर्शनैलिटी को अगर हटा दिया जाए तो हमारे पास आ जाता है dB इज इक्वल टू μ0/4π I/dl sin थीटा अपॉन r²। ठीक, ये जो भी मैंने लिखा है ये लिखा हुआ है इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड। ये जो मैग्नेटिक फील्ड आया है वो किस टर्म में आया है, मैग्नीट्यूड के सेंस में आया है। अगर मुझे इसको वेक्टरली रिप्रेजेंट करना हो तो वेक्टरली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे बच्चों, हम लोग लिखेंगे दैट इज dB वेक्टर, बिकॉज इट्स मैग्नेटिक फील्ड इज वेक्टर क्वांटिटी, μ0/4π I/dl क्रॉस r, दैट इज पोजीशन वेक्टर, अपॉन r³। तो आपके पास रिलेशन आ जाता है दैट इज फ्रॉम बायोट-सेवर्ट लॉ, दैट इज μ0/4π I/dl क्रॉस r अपॉन r³, करेक्ट। मैंने ये जोड़ करके बताया आपको कि भाई ये जो आपके पास थीटा है दैट इज एंगल बिटवीन dl एंड r, एंड आपके पास जो मैग्नेटिक फील्ड मिलने वाला है दैट वो कैसा मिलेगा, इन दोनों के परपेंडिकुलर मिलेगा, ठीक है। और उसका डायरेक्शन कैसे डिफाइन किया जाएगा, इस dB का डायरेक्शन डिफाइन किया जाएगा द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ dl क्रॉस r। रिपीट करूं मैं, इनके बीच का जो डायरेक्शन, यानी इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कैसे डिफाइन करेंगे कुछ इस तरीके से, दैट इज dl क्रॉस r से। जैसे सपोज करो आपको इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, ठीक, उसका डायरेक्शन चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड तो निकाल लिया, कितना निकाला, μ0/4π I/dl क्रॉस r अपॉन r³। अभी मुझे उसका डायरेक्शन चाहिए कि इसका डायरेक्शन किधर है dB का। यहां पर आ जाते तो हम लोग क्या यूज करते थे, स्क्रू रूल। स्क्रू रूल कैसे यूज करेंगे, यहां पर कर देंगे स्क्रू टाइट, स्क्रू को डाल देने वाले। अब क्या करेंगे हम लोग, कौन से वेक्टर की तरफ से आएंगे, dl से, किसकी तरफ, r की तरफ। तो dl से r की तरफ घूम जाएंगे, स्क्रू टाइट करेंगे, तो आपको क्या मिलेगा, स्क्रू किधर की तरफ जाएगा, अंदर की तरफ, यानी इस बोर्ड के परपेंडिकुलर इनवर्ड। उस फील्ड को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, क्रॉस सिंबल से। यानी इस पॉइंट पर जो आपके पास मिलने वाला है मैग्नेटिक फील्ड दैट इज इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो बच्चों देखो, बच्चे लोग पूछते हैं, सवाल पूछते हैं कि सर आपने टेढ़ा वायर ही क्यों लिया है, ऐसा वायर क्यों लिया है, आपने सीधा क्यों नहीं लिया। आपके पास कोई भी केस हो सकता है बच्चों, ऐसा नहीं कि स्ट्रेट वायर ले लिया या टेढ़ा वायर ले लिया,
तो आप ऐसा नहीं करेंगे, बस सिंपली समझेंगे प्रोसेस को कि प्रोसेस क्या है। अब ये इनके आ जाएगा स्पेशल केस में। लेट करो कि आपके पास जो भी मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट पर निकालना है आपको, और आपका ये जो डीएल एलिमेंट का डायरेक्शन है वो ऊपर की तरफ, क्योंकि करंट ऊपर की तरफ जा रहा है, पोजीशन वेक्टर कुछ इधर की तरफ, दोनों के बीच का एंगल अभी कितना हो जाएगा, थीटा विल बी 90 डिग्री। अगर थीटा 90 डिग्री हुआ तो व्हाट यू गेट द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अगर मैं मैग्नीट्यूड वाइज मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड इसके लिए लिखूं तो मैं लिखूंगा दैट इज dB इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, दैट इज I dl अपॉन r स्क्वायर। ठीक है, ये आपके पास मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा। अब सपोज करो कि ये जो आपके पास मैग्नेटिक फील्ड, ये P पॉइंट ना लेट करो कि यहां पर आ जाए, या P पॉइंट जो है ना ये घूमते हुए यहां पर आ जाए, ये जो आपके पास वायर है उसी पर आ जाए, तो आपके पास क्या होगा, थीटा विल बी 0। अगर थीटा विल बी 0 तो आपके पास मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा क्या, दैट इज 0। मैग्नेटिक फील्ड कितना मिलेगा, थीटा 0 पर होने पर दैट इज 0, क्योंकि साइन 0 विल बी 0। तो आपके पास ये देखो, ये स्पेशल केसेस में आ जाते हैं। केसेस क्या हो जाएगा, व्हेन थीटा इज 90 डिग्री, जब थीटा क्या है 90 डिग्री, तो आपके पास मिलेगा मैक्सिमम वैल्यू। अगर थीटा 0 हो जाएगा तो थीटा विल बी 0 डिग्री, तो dB विल बी 0। करेक्ट, कोई गड़बड़ तो नहीं करेंगे बच्चों। मैं रिपीट करूं फटाफट, मैंने बायोट-सेवर्ट लॉ के बारे में बताया कि बच्चों ये लॉ इसलिए यूज किया जाता है कि हम कैलकुलेट कर पाए मैग्नेटिक फील्ड किसी भी करंट एलिमेंट की वजह से, किसी भी पॉइंट P पर। ठीक है ना, यहां पर P पॉइंट है, यहां पर भी P पॉइंट है। मैंने समझाने के लिए वायर को स्ट्रेट भी बनाया था, और एज पर योर बुक डायग्राम उसको भी मैंने लिया है। ठीक, अब इनके हिसाब से क्या क्या बताया गया कि जो ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये प्रोपोर्शनल टू होता है फ्लो होने वाली करंट के, यानी करंट बढ़ेगा तो फील्ड भी बढ़ेगा। ये प्रोपोर्शनल टू होगा करंट एलिमेंट के, यानी आपके जो आपका एलिमेंट सेलेक्ट किया है दैट इज लेंथ ऑफ एलिमेंट, अगर लेंथ ऑफ एलिमेंट बढ़ेगा तो आपका फील्ड भी बढ़ेगा। अब यहाँ पर ये dB प्रोपोर्शनल होता है 1/r स्क्वायर के, यानी ये इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करेगा। जैसे जैसे हम दूर जाते जाएंगे फील्ड आपका घटता जाएगा। ठीक है ना, और ये जो आपके पास dB है उसका डायरेक्शन अगर डिफाइन करना हो, दैट इज जिस ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है उसका डायरेक्शन, अगर डायरेक्शन डिफाइन करना होगा तो ऑलवेज ये डिफाइन किया जाएगा दैट इज dl क्रॉस r से, dl क्रॉस r से, यानी इन दोनों का हम लोग क्या करेंगे क्रॉस प्रोडक्ट, वही डिफाइन करेगा इसका डायरेक्शन। जैसा यहां पर हम लोगों ने डिफाइन किया है इसका कैसा है इनवर्ड, वही मैंने लिख दिया है। ठीक, अब आ जाते हैं हम लोग सिंपल सा छोटी छोटी जानकारी और ले लेते हैं। यहां पर आपके पास जो ये जो म्यू नॉट है, म्यू नॉट को हम लोग बोलते हैं दैट इज परमिएबिलिटी। क्या बोलते हैं म्यू नॉट को, क्या बोलेंगे, परमिएबिलिटी बोलेंगे, परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। एंड म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ये जो आपके पास टर्म है दैट इज म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, इसका वैल्यू बच्चों होता है 10⁻⁷। दैट इज अगर यूनिट की बात करें तो लिखेंगे टेस्ला मीटर पर एम्पियर। ठीक है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई दैट इज परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस विच इज रिप्रेजेंटेड बाई म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। म्यू नॉट ही एक्चुअली में ये परमिएबिलिटी है जिसको हम लोग लिखेंगे 10⁻⁷ टेस्ला मीटर पर एम्पियर। करेक्ट, अब हम लोग जा रहे हैं कंपैरिजन करने। किसका किसका कंपैरिजन करेंगे, कूलम्स लॉ का कंपैरिजन करेंगे बायोट-सेवर्ट लॉ से। ठीक, तो मैं इसको मिटा रहा हूं और फिर देखते हैं, फटाफट बनाते हैं ना। कंपैरिजन के लिए इनको छोड़ दूंगा, बस मैं इनको रब कर रहा हूं अभी यहां से। देखिए, अगर हम कंपैरिजन करें तो आपके पास कूलम्स लॉ से मिला था दैट इज दो चार्ज के बीच का फोर्स, तो आपके पास फोर्स का फॉर्मूला मिला था F इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, जिसको हम लोग अच्छे तरीके से लिखते थे F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक, अगर हम फील्ड की बात करें तो फील्ड हमारे पास मिलता है दैट इज E। ये कौन सा फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड। और इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास मिलता था दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दैट इज DE की बात करें छोटू से चार्ज की वजह से तो लिखेंगे DQ अपॉन R स्क्वायर। ठीक, ये आपके पास आता था इलेक्ट्रिक फील्ड। ये आपके पास क्या है, मैग्नेटिक फील्ड। कौन सा, ये वाला। ठीक है ना, तो अगर मैं इनको मैग्नीट्यूड वाइज ही कंपेयर करूं तो मैग्नीट्यूड वाइज ही रख देते हैं। देखो जरा, मैग्नीट्यूड वाइज मैं यहां पे लिख रहा हूं ना, एक काम करते हैं यहीं पर लिख देते हैं। तो dB इक्वल टू हो जाएगा दैट इज म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। आगे लिखेंगे
दैट इज आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ठीक, छोटा छोटा कंपैरिजन है आपके लिए, जरा ध्यान से समझेंगे। ये डी जो है ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ये भी प्रोपोर्शनल है किसके, दैट इज आर स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, दैट इज ये इन्वर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो कर रहा है, ये भी इन्वर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो कर रहा है। ठीक, ये किसकी वजह से आया है, ये आया है करंट एलिमेंट की वजह से, ये किसकी वजह से आया है, चार्ज की वजह से। रिपीट करता हूं मैं, सिमिलैरिटी क्या है आपके पास, सबसे पहली सिमिलैरिटी दैट इज ये इन्वर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो कर रहे हैं, ये भी इन्वर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, अब दूसरी चीज क्या डिफरेंस है, ये आ रहे हैं किसकी वजह से, डीक्यू की वजह से, यानी किसी भी चार्ज की वजह से, दैट इज लीनियर चार्ज, और यहां पर किसकी वजह से, दैट इज यहां पर आपके पास करंट एलिमेंट। करेक्ट, इनका जो डायरेक्शन डिफाइन करते हैं वो हम डिफाइन करते हैं दैट इज लाइन ज्वाइनिंग टू चार्जेस, दो चार्ज के बीच की लाइन ज्वाइन है या एक्सिस है, उससे मिलता है आपको दैट इज डी। लेकिन यहां पर आपको मिलता है दैट इज डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, वो मिलता है दैट इज डीएल क्रॉस आर से। ठीक है ना, दैट इज जो आपके पास करंट एलिमेंट है और पोजीशन वेक्टर दोनों के क्रॉस प्रोडक्ट से आपको मिलता है फील्ड। करेक्ट, ठीक है। अब देखिए जरा ध्यान से, यहां पर एक चीज यहां पर और कर लेते हैं। अगर मैं दोनों की वैल्यू, जैसे एक रिलेशन में यहां पर स्टैब्लिश कर देता हूं बहुत जल्दी से, देखो बच्चों, आपको अच्छे से पता है कि 1/4πε0, इसका वैल्यू हम लोग लिखते हैं दैट इज 9 × 10⁻9। करेक्ट, 9 × 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ठीक, इसी तरीके से हम लोग μ0/4π का वैल्यू क्या जानते हैं, μ0/4π को हम लोग जानते हैं दैट इज 10⁻⁻7 टेस्ला मीटर पर एम्पियर। करेक्ट, अब एक रिलेशन हम लोग निकाल रहे हैं दैट इज, अगर हम इनका दैट इज परमिबिलिटी एंड परमिटिविटी दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर दें। मल्टीप्लिकेशन करने का मतलब यह है कि मैं इसको ऐसे ही रहने देता हूं, इनका रेसिप्रोकल कर देता हूं, तो आपके पास मिल जाएगा कितना, दैट इज मिल जाएगा μ0/4π, वैसे रहने दीजिए और इनटू कर दीजिए इनको रेसिप्रोकल करके, यानी हो जाएगा 4πε0। करेक्ट, इक्वल टू आप क्या करेंगे, यहां से क्या होगा 4π कट जाएगा, आपके पास बचेगा कितना, दैट इज μ0ε0 इक्वल टू, अब क्या मिलने वाला है, यहां पर दोनों की वैल्यू को अगर सेट कर दे तो आपके पास आ जाएगा 10⁻⁻7 अपॉन क्या मिलने वाला है, 9 × 10⁻9। करेक्ट, अब इस 10⁻7 को अगर मैं नीचे की तरफ ले जाऊं तो आपके पास मिल जाएगा दैट इज 1/3 × 10⁻8 का स्क्वायर। करेक्ट, जिसको हम लोग लिख सकते हैं 1/c²। करेक्ट है, कोई गड़बड़ तो नहीं करेंगे। तो यहां से आपके पास एक रिलेशन मिल जाता है दैट इज μ0ε0 इक्वल टू 1/c², वेयर c इज स्पीड ऑफ लाइट। c क्या है बच्चों, स्पीड ऑफ लाइट है। करेक्ट, चलिए तो अगर मैं c को डिफाइन करूं तो c क्या मिल जाएगा, दैट इज c मिल जाएगा 1/√μ0ε0। ठीक है, तो बच्चों मैंने इस लेसन में आपको सबसे पहले समझाया है बायोट-सेवर्ट लॉ, फिर मैंने आपको छोटा सा कंपैरिजन किया, दो कंपैरिजन किया, एक इनवर्स स्क्वायर लॉ से कंपेयर किया है और एक मैंने आपको बताया कि किसकी वजह से इनका प्रोडक्शन हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड किसकी वजह से आ रहा है, करंट एलिमेंट की वजह से, और इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे आएगा, दैट इज लीनियर चार्ज की वजह से। ठीक है, ये मैंने दो कंपैरिजन बताया। फिर मैंने वहां पर एक रिलेशन आपको बताया कि ये देखो आपके पास जो ये आपके पास μ0/4π है या μ0 है, जो इसको बोलते हैं परमिबिलिटी, और ε0 जो है इसको बोलते हैं परमिटिविटी। करेक्ट, दोनों का वैल्यू मैंने सेट करने के बाद यहां से एक रिलेशन निकाला है μ0ε0 का, जिसको हम लोग बोलते हैं 1/c², दैट इज c जहां पर होगा स्पीड ऑफ लाइट, दैट इज 3 × 10⁸। करेक्ट, कोई गड़बड़ तो नहीं करेंगे बच्चों। मैं उम्मीद करूंगा ये लेसन आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया है। अगर फिर भी कोई डाउट आपका रह जाएगा तो प्लीज बताएंगे।